हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं आप लोगों का जेआईबी मेंटर हूं। तो आज जो हम लोगों का समरी सेशन है, इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 26, जिसमें हम इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जितना भी डाटा है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ समरी। समरी का मतलब होता है कि जहां हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट को पूरा पढ़ने की बजाय। तो ये सेशन पिछले कुछ महीनों पहले मैंने स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू सम रीजंस कंप्लीट नहीं हो पाया था और इसे दोबारा शुरू किया गया ताकि हम अप टू 45 यूनिट्स इसको हम कवर अप कर सकें। हाँ, लेकिन समरी का जो सेशन है उसको स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है या बोल सकते हैं, यहाँ पर यदि आप लोग सेशन को लाइक करेंगे तो ही मैं आगे बाकी के सेशंस आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी आपको करते चलना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें इंश्योरेंस को, बोलेंगे सर डिफाइन कीजिए इंश्योरेंस को, तो इंश्योरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये एक तरीके का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है कितने लोगों के बीच में? दो पार्टीज के बीच में, जहां पर एक होता है इंश्योरर जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जो प्रॉमिस करता है टू अदर द इंडेमनीफाई और मेक गुड किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस अगर सफर करता है कौन? इंश्योर्ड। तो उस इंश्योर्ड को ये इंश्योरर उस लॉस की भरपाई करता है, उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के, दो पार्टीज के बीच का। और इसमें जो अमाउंट होता है इस पूरे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वो पे करता है प्रीमियम। तो प्रीमियम का मतलब होता है वो अमाउंट जो हम पे करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस को लेने के लिए, राइट। अगला पॉइंट कहता है कि जो इंश्योरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे इंश्योरेंस पॉलिसी बोला जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें लॉसेस की, तो लॉसेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिफोर हैंड, पहले से हमें पता नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको रीइंबर्स भी कर सकते हैं थ्रू द इंश्योरेंस। मतलब आपको कोई घाटा लग गया है, आपको कोई नुकसान हो गया है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो उसको हम भरपाई कर सकते हैं और वो रीइंबर्समेंट के फॉर्म में यहाँ पर दी जा सकती है। भारत में इंश्योरेंस कंपनी का जो रेगुलेटर है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम इडाई के नाम से जानते हैं। देवाशीष पांडा जी इसके हेड हैं। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में लोकेटेड है। अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की बात करें तो ये डीप रूटेड का मतलब है भारत में इंश्योरेंस का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। कैसे है और हमें कहाँ से मिलता है? इसके जो लिखित प्रमाण हमें मिलते हैं वो मनुस्मृति में और योगना वाल्क्य, जिसे हम धर्मशास्त्र बोलते हैं, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इंश्योरेंस के एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं। राइटिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जैसे कैलामिटीज हो जाए, फायर है मतलब आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए, महामारी आ जाए, तो उससे इसको क्या किया जाता है? उन प्रॉब्लम्स को जो लोग फेस कर रहे होते हैं, उनको जो नुकसान होता है उससे उनको उबारने के लिए हम इंश्योरेंस को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज द प्रोबेबली प्रिकर्सर टू द मॉडर्न डे इंश्योरेंस। मतलब मॉडर्न डे में जो हम इंश्योरेंस देख रहे हैं पहले इस तरीके से चलता था, तभी आज हम इस तरीके का इंश्योरेंस देख पा रहे हैं। अगर हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें, पुरातन की बात करें, तो इट हैज बीन प्रिजर्व्ड दैट अर्लिएस्ट ट्रेसेस इंश्योरेंस के हमें पहले भी मिलते हैं जब हम मराइन ट्रेड लोन्स और करियर कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे। मतलब जब पुराने इतिहास की हम बात करें, तो पुरातन काल में जो मेराइन ट्रेड, समुद्र के थ्रू जो ट्रेड लोन्स होते थे उनको, और जो कैरियर्स जो सामान को, वस्तुओं को यहाँ से वहां ले जाने का काम करते थे, उस टाइम पर भी इन कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज किया जाता था इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस जो भारत में है वो इवॉल्व हुआ है, धीरे धीरे बढ़ा ओवर अ टाइम, heavily drawing from the practices obtained in other countries and general like the यूके। तो सबसे ज्यादा जो हमने यहाँ पर चीजों को अडॉप्ट किया वो यूके से किया है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनीज की। सो मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनीज की मैं बात करूं, तो द ईयर 1818 हमने ये देखा कि एडवेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। मतलब अगर बोला जाए कि भारत में सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी जो कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए लाई गई थी वो कौन सी थी? वो थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कलकत्ता में स्टार्ट हुई थी 1818 में। ड्यू टू सम रीजंस ये कंपनी फेल हो गई। 1829 में
मद्रास इक्विटेबल हैड बिगन द ट्रांजैक्शन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, और मद्रास इक्विटेबल ने यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को शुरू किया मद्रास प्रेसिडेंसी में। 1870 में ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट पास हुआ और ये लगभग 30 साल तक, मतलब अगर हम बात करें 3 डिकेड्स की, तो 3 डिकेड्स का मतलब क्या होता है, 3 दशक, 30 साल तक 19th सेंचुरी में हमें ये देखने को मिला। द बॉम्बे म्यूचुअल्स 1871, ओरिएंटल 1874 और एम्पायर ऑफ इंडिया नाम की इंश्योरेंस कंपनी जो स्टार्ट हुई वो 3 अलग अलग, बॉम्बे म्यूचुअल 1871 में, ओरिएंटल 1874 में और एम्पायर ऑफ इंडिया 1897 में स्टार्ट की गई थी। अगर हम इस एरा की, इस समय की बात करें तो ये डोमिनेट किया है बाय द फॉरेन इंश्योरेंस ऑफिसेज विच डिड गुड बिजनेस इन इंडिया। बहुत सारे फॉरेन जो ऑफिसेज हैं, इंश्योरेंस ऑफिसेज है, वो इंडिया में आए और उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर और बहुत अच्छा बिजनेस भारत में किया। अल्बर्ट लाइफ एश्योरेंस, रॉयल इंश्योरेंस, लिवरपूल जैसी बड़ी बड़ी, लंदन ग्लोब इंश्योरेंस, और इन्होंने इंडिया में अपना ऑफिस सेटअप किया और फॉरेन कंपनीज के साथ इन्होंने क्या किया, कंपटीशन करके अपने आप को तेजी से बढ़ाया। तो नाम याद रखना, ईयर याद रखना है आपको। 1914 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया रिटर्न्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट पास किया गया 1912 में और आगे फर्स्ट स्टैट्यूटरी मेजर लाए गए ताकि लाइफ बिजनेस, रेगुलेट लाइफ बिजनेस को हम क्या कर सकें, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को चला सकें या आगे बढ़ा सकें। इन 1928, ये इसके साथ एड ऑन है ना, परेशान मत होइएगा, 1928 जो है इट इज एसोसिएटेड विद दिस, है ना। सो जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट है वो इनएक्ट हुआ ताकि इनेबल कर सके हम गवर्नमेंट के कलेक्ट स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, जितनी भी हमारे पास में सांख्यिकीय डाटा होता है किस चीज से रिलेटेड, लाइफ और नॉन लाइफ बिजनेस से रिलेटेड, कि भारत में कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कितनी इंडियन कितनी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका प्रोविडेंट इंश्योरेंस सोसाइटीज कितनी है, क्या काम कर रही है, उसका डाटा कलेक्ट किया गया। इन 1938 ये डिसाइड किया गया कि इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पब्लिक को हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान में रखना है, पब्लिक का हित हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अर्लियर लेजिस्लेशन वाज consolidated and amended by the Insurance Act 1938 with a comprehensive provision for effective control over the activities of insurer। और फिर हमने यहाँ पर प्रोविजंस लेकर के आया ताकि हम क्या कर सकें, और ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से इंश्योरेंस बिजनेस को आगे बढ़ा सकें और भारत में इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस व्यापार ज्यादा अच्छे से चल सके। फिर इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 1950 में आया जिसने प्रिंसिपल एजेंसीज को पूरी तरीके से खत्म किया और नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज को हमने क्या किया, यहाँ पर आ पाई और बहुत बड़े लेवल पर कंपटीशन स्टार्ट हुआ इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में। कंपटीशन हमेशा कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि वो जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन, वो हमेशा क्वालिटी को इंप्रूव करता है और प्राइस को क्या करता है, कम करता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। देयर वर ऑल्सो एलिगेशंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और यहाँ पर लगातार ऐसे एलिगेशंस भी लगते रहे जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयरफॉर डिसाइड टू नेशनलाइज इंश्योरेंस बिजनेस। अब डिसाइड क्या हुआ, अब डिसाइड हुआ कि हम भारत में क्या करेंगे, जो हमारा इंश्योरेंस बिजनेस है ना, इसको हम नेशनलाइज करेंगे। इंश्योरेंस बिजनेस का वैसे ही नेशनलाइजेशन किया जाएगा जैसे कि भारत में नेशनलाइजेशन किया गया था बैंक्स का। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, to convert the private sector undertakings into पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कन्वर्ट करना बाय परचेजिंग इट्स मेजर शेयर स्टेक, मतलब मोर देन 50% शेयर्स खरीद करके उसका जो मालिकाना हक जो प्राइवेट्स के पास होता है उसे सरकार के अधीन कर देना, ये नेशनलाइजेशन कहलाता है। तो हमारे देश में भी क्या हुआ था, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि गलत तरीके से चीजों को बेचना या गलत तरीके से चीजों को पब्लिक को टिका देना, बेच देना, तो
ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस देखने को मिले, तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो प्राइवेट कंपनीज है इंश्योरेंस की, उन सभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को कन्वर्ट कर देंगे हम पब्लिक सेक्टर में। और एक ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है राष्ट्रपति द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, जो 19 जुलाई 1956 को किया गया, और नेशनलाइज की गई लाइफ इंश्योरेंस जितने सेक्टर की कंपनीज थी उनको, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया 19 जनवरी 1956 में। एलआईसी में जब एलआईसी का गठन किया गया, बनाया गया, तो 154 इंडियन और 16 नॉन इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज को और 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज और 245 इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज को उसके अंदर लाया गया। मतलब ये सारी खत्म होकर के बन गया अब एलआईसी अकेला। द एलआईसी ने मोनोपोली बना करके रखी, क्योंकि भारत में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो इंडिविजुअल एक सिंगल कंपनी थी 1990s तक, वो सिर्फ और सिर्फ एलआईसी थी। फिर इंश्योरेंस सेक्टर को रीओपन किया गया, प्राइवेट सेक्टर भी इंश्योरेंस बिजनेस को कमेंस कर पाएगा हमारे देश में। और फिर यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस वापस आया और इसने स्टार्ट किया अपना बिजनेस 1700 सेंचुरी से। It came in India legacy British occupation general insurance in India has its roots। अभी हमने किसकी हिस्ट्री देखी? अभी हम लोगों ने हिस्ट्री देखी किसकी? लाइफ इंश्योरेंस की। अब हम बात कर रहे हैं जनरल इंश्योरेंस की। तो जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? जो भी इंश्योरेंस आप करोगे अदर देन द लाइफ इंश्योरेंस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का, घर का, बिल्डिंग का, फायर वगैरह जो होता है, वो सारा के सारा आपका जनरल इंश्योरेंस में आता है। जनरल इंश्योरेंस की जो पहली कंपनी थी वो थी ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी, 1850 में एस्टेब्लिश की गई थी, और इसे एस्टेब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने। 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस को भी फिर सेटअप किया गया, और ये वो कंपनी थी जिसने पहली बार सारे जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को शुरू किया। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल एक विंग है हमारे इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, जो सेटअप किया गया 1957 में, और दिस काउंसिल फ्रेम्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एंश्योरिंग फेयर कंडक्ट एंड साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, कि सही तरीके से हम बिजनेस को आगे बढ़ा सके। 1968 में इंश्योरेंस एक्ट पास हुआ, आगे उसको अमेंड किया गया ताकि वो रेगुलेट कर सके इन्वेस्टमेंट को, और मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन उसके लिए डिसाइड किए जा सके। फिर टैरिफ एडवाइजरी कमेटी सेटअप की गई। 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को हमने क्या किया? नेशनलाइज किया, कि जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी हम क्या करेंगे, जैसे 1956 में जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी उनको नेशनलाइज किया गया, ऐसे ही जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज थी उनको नेशनलाइज किया गया, और 1 जनवरी 1973 को 107 इंश्योरेंस कंपनीज को 4 बड़ी कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। तो ओवरऑल इंडिया में 4 बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है वो देखने को हमें मिलती है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इनकॉर्पोरेट किया गया एज अ कंपनी इन द ईयर 1971, और इसने अपना बिजनेस कमेंस करना स्टार्ट किया 1 जनवरी 1973 से। तो जनरल इंश्योरेंस में ये जो कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसने 1 जनवरी 1973 से काम करना स्टार्ट किया, जबकि इसको इनकॉर्पोरेटेड किया गया था 1971। अब अगर हम बात करें मॉडर्न डेवलपमेंट्स की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो चलिए हम मॉडर्न डेवलपमेंट देख लेते हैं। जो नया मिलेनियम है वो पूरा के पूरा एक सर्कुलर जर्नी है, लगभग 200 साल की। मतलब जहां पर प्रोसेस हुआ रीओपनिंग, मतलब पहले हमने बंद किया फिर दोबारा शुरू किया, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली है इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। फिर हमने लिबरलाइजेशन मेजर्स को भी देखा, और 1993 में गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द श्री आर.एन. मल्होत्रा। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो मेजर कमेटी थी वो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी थी। एडाई का एस्टेब्लिशमेंट भी इस आर.एन. मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर किया गया था, जो कि फॉर्मर गवर्नर रहे आरबीआई के। तो जो पर्पस है रिकमेंडेशन का वो है इंश्योरेंस सेक्टर को रिफॉर्म करना और अच्छे से चलाना। ऑब्जेक्टिव यही था कि फाइनेंशियल सेक्टर के साथ मिलकर के क्या करें, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाए और रिफॉर्म कर सके हम किसका? इंश्योरेंस सेक्टर। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1994 में क्या की? सबमिट की, और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर, इस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो परमिट करने, प्राइवेट सेक्टर को परमिट किया गया
कि वो एंटर हो सकते हैं इंश्योरेंस बिजनेस में, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अब प्राइवेट कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर पाएंगी। फिर आगे चल के फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ किया गया फ्लोटिंग इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर के रूप में इंडियन पार्टनर्स के साथ, जैसे टाटा एआईजी वगैरह जो कंपनीज हैं वो सभी इस तरीके से चलती। साथ ही मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंड किया 1999 में, और हमारे देश में इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से एक अथॉरिटी बनाई गई, जिसको हम एडा के नाम से जानते हैं। एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो रेगुलेट करती है, डेवलप करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। रेगुलेट करना मतलब चलाना, और डेवलप करना मतलब उसका विकास करना। एडा को अप्रैल 2000 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन मोटिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एडा ओपन अप मार्केट। एडा ने मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश किया अगस्त 2000 में, और इसने बोला कि आप एप्लीकेशन दीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉरेन कंपनीज भी अलाउ कर पाएंगी फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट हमारी इंश्योरेंस कंपनीज में। अगस्त 2000 से इसने अपना काम करना इस तरीके से स्टार्ट किया। अथॉरिटी के पास जो पावर है वो सेक्शन 114 ए इंश्योरेंस एक्ट 1938 के थ्रू दी जाती है, ताकि वो यहाँ पर रेगुलेशन कर सके, रजिस्टर कर सके कंपनीज को जो इंश्योरेंस बिजनेस करती हैं हमारी कंट्री में, लेकिन किस चीज को ध्यान में रखते हुए, पॉलिसी होल्डर के हित को ध्यान में रखते हुए। दिसंबर 2000 में सब्सिडरीज की अगर हम बात करें तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने रिस्ट्रक्चर किया अपने आप को, और जीआईसी कन्वर्ट हो गया नेशनल री इंश्योरर के रूप में, और पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया 2000 में। इसी के साथ 34 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग द ईसीजीसी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। अगर हम बात करें यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर की, तो बैंकिंग सर्विसेज के साथ इंश्योरेंस सर्विसेज को मिला करके ऑलमोस्ट 7% हमारी कंट्री की जीडीपी का जो अमाउंट है वो हमें इंश्योरेंस सेक्टर से देखने को मिलता है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट इसको देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अब एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है एफडीआई का मतलब? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज के इन्वेस्टर होते हैं, ये हमारी मतलब डोमेस्टिक कंट्री के इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। और ये कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं इसकी लिमिट होती है, जिसे हम एफडीआई लिमिट्स के नाम से जानते हैं, राइट। पहले जो एफडीआई इंश्योरेंस में था, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट में था, जिसको आगे चल के ऑटोमेटिक रूट में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब लिमिट की बात करें तो पहले इनिशियली इसकी जो लिमिट्स थी वो कम हुआ करती थी। पहले थी इसकी 26%, फिर इसको आगे बढ़ा करके हमने 49% किया, और 2021-22 में एफडीआई की जो लिमिट है इंश्योरेंस कंपनीज में वो है 74%। भारत में अगर हम बात करें नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज की, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज टोटल 24, जनरल 27, स्टैंड अलोन 6, और री इंश्योरेंस कंपनीज हमारे पास में 11। तो ये टोटल 68 कंपनीज हमारे यहाँ काम कर रही है इंश्योरेंस की। अगर इंश्योरेंस बिजनेस को लेजिस्लेशन की बात करें, उसके रूल्स रेगुलेशन की बात करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस के लिए कुछ एक्ट्स हैं, जिसमें द इंश्योरेंस एक्ट 1938, एलआईसी एक्ट 1956, और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 के बेसिस पर हम इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया में चलाते हैं। और जितना भी हमारा इंश्योरेंस बिजनेस है वो इन्हीं एक्ट्स के थ्रू रूल किया जाता है, राइट। इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनी की मैं बात करूं, एक्ट 1912
सो पहला स्टेचुटरी मेडल मतलब पहले सबसे पहले जो कानूनी रूप से जो उपाय था और यूज किया गया वो यही था। ठीक। इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928 में आया था और इसने क्या किया, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया जितनी भी लाइफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस था हमारी कंट्री में चलने वाला, उसको यहाँ पर कलेक्ट किया। अब हम बात करते हैं LIC एक्ट 1956 की। LIC एक्ट 1956 में लाया गया ताकि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को हम इंडिया में चला सकें, सारे इंश्योरेंस और प्रोविडेंट सोसाइटीज को चलाने के लिए। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, बिजनेस को नेशनलाइज किया गया आगे चल के। LIC को फॉर्म किया गया 1956 में विद द ₹5 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये इसका इनिशियल कैपिटल था। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 में पास हुआ पार्लियामेंट में, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है वह टू कंडक्ट द बिजनेस विदाउट द अटमोस्ट इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के हिसाब से इसको क्या किया जाए, सही तरीके से चलाया जा सके। राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इन अ स्पिरिट ऑफ ट्रस्टीशिप चार्ज प्रीमियम नॉट हायर देन द वारंटेड बाय स्ट्रिक्ट एक्चुअल कंसिडरेशन, मतलब इसमें किसी भी तरीके की पॉलिसी में कस्टमर को किसी भी तरीके का लॉस ना हो, और जब भी कभी पॉलिसी दी जाए या कोई भी दी जाए तो पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट हित सबसे आगे रहना चाहिए। इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे 1999 में। सेक्शन 37 जो इस एक्ट का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को गारंटी देता है कि जो सम एश्योर्ड होगा बोनसेस का वो डिक्लेयर करेगा LIC पॉलिसीज में, डज नॉट, इसको हम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पॉलिसीज में अलाउ नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। सेक्शन 38 कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय एनी लॉ रिलेटिंग टू द बाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अगर किसी ने, अगर LIC की बात करें तो LIC किसी भी तरीके से टर्मिनेट नहीं हो सकती है बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज और कॉर्पोरेशंस, राइट। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 में है, जिसने अपना काम 1973 में करना शुरू किया और सेक्शन आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ये लाया गया। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का मतलब होता है ब्रोकर्स की तरह काम करने वाले, जो मीडिएटर होते हैं, थर्ड पार्टी होते हैं, जैसे कि हमारे बैंक्स, इनको हम इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं री इंश्योरेंस की। री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? री इंश्योरेंस को हम पुनः बीमा कहते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर करते हैं हम कुछ पोर्शन जो रिस्क होता है इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस के लिए वो री इंश्योरेंस को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी कंपनी एक छोटे कंपनी के इंश्योरेंस अमाउंट को उसको टेक ओवर कर लेती है, वो अमाउंट पे करने के लिए गारंटी दे देती है कि अगर क्लेम होगा तो इसका जो क्लेम अमाउंट होगा वो मैं पे कर दूंगा, उसको हम यहाँ पर री इंश्योरेंस के नाम से जान रहे हैं। ये इंश्योरेंस के लिए होता है। री इंश्योरर ऑफर करता है रिस्क कवरेज, टेक्निकल सर्विसेज, अगर हम यहाँ बात करें लिबरलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर की, साथ ही साथ री इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया में बढ़ाया गया। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 गिवना एंड द जनरल इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइज सब्सिक्वेंटली, ये दोनों ही जो एक्ट हैं ये इनकॉर्पोरेट किए गए थे ताकि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को हम ला सकें और री इंश्योरेंस के रूप में इंडिया में काम कर सके। अब ई इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है सर? ये ई इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट, ये इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट होता है जो मेंटेन किया करता है इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, वैसे ही जैसे हम बैंक अकाउंट में हमारे फंड्स को, अमाउंट को मेंटेन करते हैं। ई इंश्योरेंस अकाउंट एक तरीके की फैसिलिटी है जो पॉलिसी होल्डर को कभी भी एक्सेस करने देता है इंश्योरेंस पोर्टफोलियो एक ही बटन क्लिक करने पर इंटरनेट पर, मतलब ऑनलाइन सिस्टम है, सीधी सी बात बोले तो। पॉलिसी होल्डर कभी भी ओपन कर सकता है ई इंश्योरेंस अकाउंट और 5 रिपोजिटरीज होते हैं जो अप्रूव्ड है किसके, एडाई के द्वारा। वो यहाँ पर क्या करेंगे, ये री इंश्योरेंस ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करेंगे। एडा इसे अलाउ करता है, जैसे सेबी अकाउंट, सेबी जो होता है वो हमारे डीमेट अकाउंट को अप्रूव करता है। तो ये हुआ आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट की बात। चलिए, तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगा, बट
बिफोर एंडिंग द सेशन मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे कि JIB सिलेक्शन बैच इंग्लिश मीडियम हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड, जिसमें 6 जून से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं IE एंड IFS की और PPB की। JIB सिलेक्शन बैच बाइलिंगुअल, इसमें भी मेरी क्लासेस IE IFS PPB की स्टार्ट हो चुकी हैं। JIB सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन, ये वो सब्सक्रिप्शन है जिसमें JIB के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या फिर जितने भी तरीके की क्रैकर बैच या कुछ भी हो, वो सभी का एक्सेस आपको यहाँ पर मिलेगा इस JIB सुपर एलिट बैच में। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। ये हमारे ऑलिव बोर्ड JIB CIB टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा FB पेज है। आप इन सभी से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इनके अलावा इंडिविजुअल सब्जेक्ट के जो कोर्सेज हैं, जैसे हम मास्टर बैचेस के नाम से जानते हैं, IAFS, रिटेल बैंकिंग और AFM के आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल कोर्स सभी आपको मिल जाएंगे। IEFS मास्टर बैच, रिटेल बैंकिंग मास्टर बैच और AFM मास्टर बैच, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बैचेस हैं। अगर आप इनको अभी परचेज करोगे तो ये इंडिविजुअल कोर्सेज आपको 824 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से मिल जाएगा बाय यूजिंग कोड हिमांशु। यदि आप आज ही हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो यूज कीजिए कोड हिमांशु। इसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पर JIB CIB मेगा क्रैकर बैच। ये बैच उन लोगों के लिए जिन लोगों को JIB का सुपर एलिट और CAIB का सुपर एलिट कोर्स मिनिमम अमाउंट में चाहिए फॉर JIB एंड CIB दोनों कोर्सेज की, दोनों सर्टिफिकेशन कोर्सेज की प्रिपरेशन के लिए। तो आप चाहें तो इस कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। और इस कोर्स को JIB CIB मेगा क्रैकर बैच को भी अगर आपको एनरोल करना है तो यूज कीजिएगा कोड हिमांशु, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर डिस्काउंट मिले। अप टू 55% ऑफ मिलेगा यूज करने पर कोड हिमांशु, राइट। चलिए, तो यहाँ पर मैं सेशन एंड करता हूँ। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जुड़े रहिए हमारे साथ यानी ऑलिव बोर्ड के साथ में। थैंक यू सो मच।